That says a lot. Yeah. Pretty wonderful. Thank you. It's okay. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. संडे की सुबह है और आज दोपहर लंच पे हमारे नेबर आने वाले हैं. ओल्ड ब्रिटिश कपल हैं. अक्सर हम लोग खाने पे चाय पे मिलते ही रहते हैं. इंडियन खाना उनको मैंने बहुत बार खिलाया है. आज सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट खिलाती हूँ. फिलहाल यहाँ पे मैं नमक पारे का डो रेडी कर रही हूँ. अंकल आंटी को भी नमक पारे बहुत पसंद है. चाय के साथ अक्सर हम यही लेते हैं साथ में, और बच्चों को भी पसंद है तो फ्रीक्वेंटली घर में बनते ही रहते हैं और रखे रहते हैं. She needs juice. फ्रिज खोल के and she is ready. Okay. बंद करो चलो फ्रिज को. No water. Water is here. Where is daddy? तो यहाँ पे डो हमारा रेडी हो गया है. इसको भी मैं ढक के रख दूंगी. 10-15 मिनट ये रेस्ट करेगा. तब तक हम यहाँ पे चाय पी लेते हैं क्योंकि चाय तैयार हो गई है. तो गर्मा गर्म अदरक वाली चाय सुबह सुबह तो बस मजे ही दे देती है. और जब बाहर इतनी ठंड पड़ रही हो तो बस फिर तो कहने ही क्या इस चाय के. और ईवी जो है वो अपनी सॉक्स उतार देती है. बहुत ही ज्यादा परेशान करती है. टाइट्स पहने होती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सॉक्स हैं तो दिन में 10-15 बार का काम होता है उसको सॉक्स फिर से पहनाने का. पता नहीं उसको क्या ही तो उलझन होती है सॉक्स से, भगवान ही जाने. तो बस चाय हमारी यहाँ पे हो गई थी और डो जो है उसको मैंने 4-5 पार्ट में डिवाइड कर लिया था और इसकी बस अब हम पतली सी रोटी बेल लेंगे. और मैं थोड़ा सा स्ट्रगल ही कर रही थी तो साहब आ गए हेल्प करने के लिए. हालांकि जो गेहूं के आटे के हम बनाते हैं ना, ये इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं करता है, मैदा वाला ज्यादा करता है. और हाँ, मैं मैदे के नहीं बना रही हूँ, गेहूं के आटे के ही बना रही हूँ. और ये डो बनाना भी बहुत ही आसान है. मैंने कुछ 2-2.5 कप के करीब गेहूं का आटा लिया था. उसमें थोड़ा सा मोयन डाला है, नमक और अजवाइन, और इसका टाइट सा डो तैयार करना होता है. और इसकी मैं लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट नहीं कर रही हूँ, डायमंड शेप में कट कर रही हूँ, तो पापड़ी चाट में भी ये चल ही जाएगा. तो बहुत ही आसान है ये बनाना. और ये एक ऐसा स्नैक है जो ऑलमोस्ट सभी को बहुत पसंद आता है. तो ये मैंने इसकी शेप रखी है. नमक पारे यहाँ पे डन है. पहले बहुत बार मैंने इसकी रेसिपी शेयर करी है तो बस ग्लिम्स ही आपको दिखाए हैं. और आटे के हैं इसलिए थोड़े से ये डार्क लग रहे हैं, बट एटलीस्ट इट इज़ बिट हेल्दी ऑप्शन. वैसे तो डीप फ्राइड है. मैं कई बार ना एयर फ्रायर में भी बना लेती हूँ, ईवी के लिए मोस्टली. तो ये डन हो गए हैं. और कल ही ना मैंने बहुत सारे अपने ये जार साफ़ करके रखे. लाइक मैंने क्या करा, डिश वॉशर ने करें, डिश वॉशर में लगा दिए थे मैंने. तो अब इनमें मैं इसको फिल करके रख दूँगी. तो सुबह सुबह ही मैंने डीप फ्राइंग वाला काम जो है वो निपटा दिया है, ताकि जो ऑयल की स्मेल किचन में भी है वो आराम से निकल जाए, क्योंकि दोपहर को गेस्ट आने वाले हैं. और जब हमने इस घर में मूव किया था तो बहुत सारे दोस्तों ने सजेस्ट किया था कि दीपिका ये बीच वाली दीवार जो है वो निकलवा दो, आपको ओपन कॉन्सेप्ट किचन मिल जाएगा, आपका डाइनिंग और लिविंग एरिया और भी बड़ा हो जाएगा. बट पहले वाले घर में ओपन कॉन्सेप्ट ही था. इससे पहले जब हम एक अपार्टमेंट में रहते थे वहाँ पे भी था. तो इतने साल रह के 7 साल हम पिछले वाले घर में रहे हैं और 4 साल उससे पहले वाले घर में रहे हैं. 4 साल उससे पहले वाले घर में हम लोग रहे हैं. यहाँ इस घर में अब हमें 2 साल हो गए हैं. तो दोनों जगह ही पहले जो घर थे वो ओपन कॉन्सेप्ट था और उसमें मुझे अंदाज़ा पड़ गया था कि नहीं, मुझे अब जो है वो बिल्कुल अपनी किचन सेपरेट ही चाहिए. हालांकि अभी कुछ लोग पूछते भी हैं कि दीपिका जब आप खाना बनाते तो घर में से खाने की स्मेल कैसे चली जाती है. तो भाई सबसे बड़ा रीज़न ये कि जब खाना बनाती हूँ दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ और मेरी किचन जो है वो बिल्कुल सेपरेट है. तो मसाला भुन रहा है, कुछ भी फ्राई हो रहा है, उसका पूरे घर में कहीं से कहीं तक कुछ पता नहीं होता है. ये वाला जो दरवाज़ा है जहाँ पे मैं फ़िलहाल हूँ, ये दरवाज़ा हम ओपन कर देते हैं तो इससे जो है वो वेंटिलेशन अच्छा हो जाता है. उधर की तरफ विंडो भी है तो वहाँ से वेंटिलेशन हो जाता है. तो
खाने की कोई भी स्मेल नहीं रहती है। और यही मेरा सबसे बड़ा रीज़न था इस घर को चूज़ करने का कि किचन यहाँ पे सेपरेट है। अदरवाइज मोस्टली आजकल घरों में जो है वो किचन जो है वो ओपन कॉन्सेप्ट के साथ ही आती है। लिविंग भले ही साथ ना हो लेकिन डाइनिंग एरिया हमेशा जो है वो साथ ही रहता है। इवन तो जो पहले वाले इस घर के ओनर थे ना, तो उन्होंने यहाँ फ्रिज की जगह पे, जहाँ पे फ्रिज और ये यूनिट हमने लगाई हुई है, यहाँ पे उनकी छोटी सी राउंड 4 सीटर डाइनिंग टेबल थी। फिर आप पूछेंगे उनका फ्रिज कहाँ था, तो उनका जो फ्रिज था ना वो था यहाँ पे, अंडर काउंटर फ्रिज था उनके यहाँ पे। लेकिन मुझे डिशवॉशर चाहिए था और अंडर काउंटर फ्रिज में जो है वो हमारा काम ना चलता, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे मैंने डिशवॉशर लगवाया था। और फ्रिज की फिर और कोई जगह नहीं थी, तो इसीलिए फ्रिज फिर यहाँ पे खड़ा किया। तो किसी दिन मैं इस किचन के बारे में पूरा ब्यौरा दूंगी आपको, बस ऐसे ही ध्यान आया, मैं कहा चलो बता देती हूँ। और पता नहीं कि मुझे हल्का हल्का सा सर में दर्द, थोड़ा सा पेट में दर्द भी महसूस हो रहा है, बट मेहमान आने वाले हैं तो फुल ऑन एनर्जी के साथ तैयारी करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपके साथ कैरेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो एक्चुअली मैंने पहली रात बना के रख लिया था और मैंने एज ए डेजर्ट ये सर्व किया था आइसक्रीम के साथ हल्का सा वार्म करके। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटेड कैरेट ली है, जो अंदाजे से है यहाँ पे 1.5 कप के करीब, बिल्कुल फुल भर के आपको नहीं लेना है, अंदाजे से लाइक 1.5 कप के करीब आप ले सकते हैं। वैसे 2 तक भी चल ही जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर हम यहाँ पे 1/4 कप ऐड करेंगे शुगर, मैंने ब्राउन ली है, आप व्हाइट भी ले सकते हैं। और 1/4 कप ही इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है। हल्का सा इसको हम मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसको प्रेशर कुक करेंगे 1 से 2 विसल में। गाजर जो है वो बहुत आसानी से गल जाती हैं और इस तरीके से जब आप कैरेट केक बनाएंगे ना, तो आपको इसके रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे रादर देन जब हम कच्ची इसके अंदर जो है वो कैरेट ऐड कर देते हैं। तो कैरेट उधर हमारी उबलने लग रही है, यहाँ पे अब हम जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैदे का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, गेहूं का आटा ले रही हूँ, नॉर्मल रोटी वाला। 1.5 कप मैंने यहाँ पे आटा लिया है। इसके अंदर आधा कप हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं क्योंकि गाजर उबलते टाइम भी हमने ऐड करी है, सो इफ यू वांट आप इससे 1-2 टेबलस्पून कम भी ले सकते हैं। आधा कप मैंने इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करा है, किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, मैंने टेस्को का लिया है। टेस्को, मॉरिसन या फिर आप इंडिया में है तो अमूल वगैरह का मिलता है तो वो आप ले सकते हैं। तो मिल्क पाउडर में ना थोड़े से मुझे लंप दिखाई दे रहे थे, तो मैंने यही कप के बैग से उसको थोड़ा सा मैश कर लिया है और यहाँ पे ये हमारा जो है वो एक स्मूथ सी कंसिस्टेंसी वाला ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स रेडी हो गया है। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भर के ऐड करा है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। और बस अब इन सारी चीजों को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे छलनी का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ तो वो बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है, तो जरूरत नहीं पड़ती और उसमें कुछ लंप भी नहीं होता है। बट इन केस यू वांट और आप मैदा यूज कर रहे हैं तो फिर आप इसको जो है वो एक बार छलनी से छान लें। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी ऐड करी है और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ही मैंने इसको मिक्स कर लिया। इससे ना वो फिर एक जगह बैठती नहीं है और बहुत अच्छी शेप जो है वो केक के अंदर आती है। यहाँ पे जो हमारी कैरेट्स हैं वो बहुत अच्छे से बॉईल हो गई थी और थोड़ा सा ही लिक्विड बस इसमें आया था और उस लिक्विड के साथ ही हम इसको अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स के अंदर ऐड कर लेंगे। अब इसके अंदर जाएगा लगभग 1 कप के करीब मिल्क, और मिल्क जो है वो रूम टेम्परेचर का लेना है। और जो कैरेट्स है ना हमारी वो स्लाइटली वार्म है, वैसे अगर आप बिल्कुल ठंडी करके भी लेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दूध जो है वो मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, लगभग 1/4 कप के करीब, और पहले मैंने थोड़ा डाल के ये मिक्स किया है, क्योंकि एक साथ सारा डाल देना तो कई बार हो जाता है कि बैटर आपका रनी हो गया है। वैसे 1 कप इसमें पूरा चला गया था। और रिग्रेसली हमें इसको मिक्स नहीं करना है, वही कट एंड फोल्ड वाला मेथड लेना है और एक ही डायरेक्शन में आप कोशिश करें कि इसको मिक्स करें। इससे जो आपका केक है वो बहुत ही ज्यादा फ्लफी बनता है, स्पंजी बनता है। और ये केक जो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो एवरी वीक में डिफरेंट डिफरेंट केक बनाती रहती हूँ। अद्वी को स्कूल में देने के लिए, ईवी को भी पसंद आता है, काइंड ऑफ उसका एक ये फिंगर फूड हो जाता है कि उसको दे दिया और वो अपना बैठी रहती है, लगी रहती है, मैं अपना काम कर लेती हूँ।
तो बाकी का बचा हुआ भी दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है। वैसे आप चाहें तो इसमें कोई भी एसेंस डाल सकते हैं, आप वनीला का उसमें थोड़ा सा टेस्ट देना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, नटमेग भी डाल सकते हैं, तो जो भी आपको पसंद हो। मुझे इसमें इलायची का फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे गाजर के हलवे का केक आप खा रहे हो। और बस जब सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाए, फाइनली जैसे ही आप इसको बेक करने वाले हैं, 1 टीस्पून इसके अंदर व्हाइट विनेगर ऐड कर दें और इससे जो है आपका केक बहुत फ्लफी बनता है। बट इसको मिक्स करने के बाद ज्यादा देर हमें बैटर को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, फटाफट मिक्स करें और इसको आप बेक करने के लिए रख दें। बेकिंग जो है वो 180 डिग्री सेल्सियस पे 35 टू 40 मिनट की इसकी होगी। और अगर आप इसके कप केक्स बना रहे हैं तो फिर जो है वो 25 मिनट्स में हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा साइज होता है तो वो जल्दी बेक हो जाता है। तो मैं केक फैक्ट्री ही यहाँ पे यूज करने वाली हूँ और ये उसी के साथ ये टिन आता है जिसको मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था, बटर पेपर से लाइन कर लिया था। और ये सारी चीजें ना आप पहले से करके रखें, जैसे ही बैटर रेडी हो बस फटाफट पोर करके और आप इसको बेक होने के लिए रख दें। केक फैक्ट्री के लिए बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि दीपिका आपने ये कहाँ से लिया है और अवेलेबल है नहीं है। तो 2020 की बात है, टीफेल ने मेरे साथ कोलेब्रेशन किया था, उन्होंने कुछ बर्तन भी भेजे थे मुझे और साथ ही जो है उन्होंने मुझे एक केक फैक्ट्री भी भेजी थी। जब मैंने इसका रिव्यू किया था तब आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। तो ये मैंने खरीदा नहीं है, ये मुझे एज ए कोलेब्रेशन में मिला था। और वैसे ये अवेलेबल है, आप टीफेल की जो वेबसाइट है आप उस पर भी चेक कर सकते हैं। आप जिस भी कंट्री में हैं आप वहां जाके वेबसाइट पे चेक कर लें। और आई थिंक ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है, मैं भी चेक कर लूंगी। अगर मुझे यूके का कोई लिंक मिला तो ऑफ कोर्स मैं डाल ही दूंगी, और अगर किसी और कंट्री का भी मिला तो मैं डालने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी मैंने ब्रांड आपको बता दिया है, आप अपने यहाँ के अमेजोन वगैरह पे इसको चेक कर सकते हैं। नेम है केक फैक्ट्री, ब्रांड है टीफाल। तो यहाँ पे ये खुद से टाइम सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन मुझे पता था कि ये 40 मिनट्स में होता है तो इसीलिए मैंने इसको 40 मिनट का टाइमर लगा दिया था। और वही 180 डिग्री सेल्सियस इसका जो है वो टेम्परेचर था। और बस यहाँ पे अब मैंने ये नाइफ डाल के देखा है तो बिल्कुल स्मूथली आ रहा था बाहर, और हमारा जो केक है वो अच्छे से यहाँ पे बेक हो गया है। और बस अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे, लेकिन हाँ इसको पहले अच्छे से हम ठंडा करेंगे। यहाँ पे तो आपको सारी चीजें लगातार एक रो में दिख जाती हैं, बट टाइम लगता ही है सारी चीजों को होने में। तो केक जो है वो हल्का सा ठंडा हुआ था तब मैंने इसको डीमोल्ड किया है। अब जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको कट करेंगे। गरम गरम अगर आप कट कर देते हैं ना तो फिर पीसेस इतने नीट इसके नहीं आते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा लोफ शेप में रख रही हूँ, और अगले दिन फिर क्योंकि मैं आइसक्रीम के साथ इसको सर्व करूंगी तो फिर मैं इसके थोड़े से वाइड वाले पीसेस कट करूंगी। फिलहाल मैं इसको बीच से कट करके और लोफ वाली शेप में आपको दिखा रही हूँ, और एक छोटा सा पीस कट करके दिखा ही देती हूँ कि कितना स्पंजी और कितना टेस्टी ये केक बना है। और आपने एक चीज नोटिस करी है, इस केक के अंदर कोई भी ऑयल या बटर हमने इस्तेमाल नहीं किया है। यस, यू आर राइट। तो इस तरीके से भी केक बहुत अच्छा बन जाता है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा। आई एम श्योर आपके घर में सबको ये बहुत बहुत पसंद आएगा। अब आ जाते हैं करंट डे में। तो लंच में मैं बनाने वाली हूँ लजानिया, वेज लजानिया। वैसे ये नॉन वेज के साथ भी बनता है, और जितनी भी सब्जियां आपके घर में हो, आपके फ्रिज में हो, सब आप निकाल लें। बस हाँ, मटर आलू ये चीजें ना यूज करें, बट इस तरह की जो सब्जी कैप्सिकम वगैरह होती है ये सब निकाल लें आप। बहुत बढ़िया जो है वो आपका लजानिया तैयार होता है। मेरे पास बस मशरूम की कमी थी, और पता नहीं क्यों मैं भूल गई ग्रोसरी के टाइम पे कि मशरूम भी आने चाहिए, तो बस वही एक कमी रह गई। अदरवाइज और सारी सब्जियां मैंने मंगवा ही ली थी। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, कॉर्न भी इसमें बहुत अच्छा जाता है, लेकिन अदवी नहीं खाती है, और कॉर्न एक ऐसी चीज है जिसको हम क्रश करके इसमें ऐड नहीं कर सकते, फिर टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है, तो इसलिए मैंने कॉर्न ऐड नहीं किया है। लेकिन अगर आपके पास हो कॉर्न तो प्लीज आप जरूर ऐड करें। तो यहाँ पे चॉपर लेके इसमें मैंने ऐड कर दी है कैरेट, अनियन डाली है, थोड़ी सी क्लोव्स मैंने गार्लिक की ऐड करी है, और इसको हम यहाँ पे क्रश कर लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसको चॉप करना है,
लेकिन फाइन चॉप कर लें। वैसे अगर आपको पसंद हो तो आप थोड़ा सा चंकी भी रख सकते हैं, बट वही है कि अंकल आंटी है, उनको खाने में आसानी रहती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो बारीक उसमें ही रखा है, बहुत ज्यादा चंकी नहीं रखा है। वॉक चढ़ाई है मैंने अपनी ये ग्रेनाइट वाली, थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है और ये जो कैरेट, अनियन और गार्लिक था उसको मैंने ऐड कर दिया है। हल्का सा हम यहाँ पे इसको सौते करेंगे। स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चलता रहता है। आप दूसरी सब्जियां जो है वो चॉप करते रहते हैं, तब तक पहली वाली भुन जाती है, तो आपको पता ही नहीं लगता है कि ये डिश कैसे तैयार होगी, फटाफट काम होता जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो है मैंने बैंगन जो था उसको पील कर लिया था और वो मैंने ऐड करा है फाइनली चॉप करके। साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी जुकीनी भी मैंने ऐड कर दी थी। तो स्टेप बाय स्टेप यही डालते रहेंगे और जो सब्जियां पकने में ज्यादा टाइम लेती हैं उनको हम शुरुआत में ऐड करेंगे। जैसे कैरेट है वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है और जो हमारा बैंगन वगैरह होता है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से स्टेप कर करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर जुकीनी जो थी पूरी वो मैंने ऐड कर दी है। ब्रोकली वो आपको इसके अंदर जो है वो ऐड करनी है। ऐड करते जाएं और इसको कुक करते जाएं। फाइनली मैंने इसमें कैप्सिकम जो है वो चॉप करी है और वो ऐड कर दी है। तो सारी सब्जियां जो हैं वो इसके अंदर जा चुकी हैं और आपके पास फ्रोजन कॉर्न हो तो इस स्टेज पे अब आप कॉर्न भी इसके अंदर ऐड कर दें। चॉपर के अंदर थोड़ी सी सब्जी लगी रह गई थी, हल्का सा पानी मैंने उसमें डाल के और वो भी ऐड कर दिया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा मॉइस्ट मिक्सचर ही बनाना है। ये जो स्टफिंग होती है या लेयरिंग आप इसको बोल सकते हैं। स्पाइस में मैंने बस इसमें ब्लैक पेपर ऐड करा है, सॉल्ट ऐड करा है और साथ ही यहाँ पे मैंने इटालियन मिक्स्ड हर्ब्स जो होते हैं वो ऐड कर दिए हैं। पिज्जा सीजनिंग हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो, या सिर्फ ऑरिगेनो भी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। ये चीजें डाल के इसको अब हम एक बार अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। अब आपको जरूरत पड़ेगी पास्ता सॉस की। मैं यहाँ पे स्टोर बॉट यूज करने वाली हूँ। वैसे आप घर पे भी बना सकते हैं, टमाटो को ब्लांच करके उनकी स्किन उतार के और उसमें थोड़े से हर्ब और गार्लिक का तड़का लगा के और आप सॉस घर में प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने 2-3 बार चैनल पे ऑलरेडी शेयर की हुई है। एक मैंने मिक्स वेज वाली भी बनाई थी, तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपका मन करे तो आप जो है वो चेक कर सकते हैं। बाकी स्टोर बॉट तो आप इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो पूरा ही जार था ये 500 ग्राम का जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस्ड इसका जो है वो टेक्सचर आता है, फ्लेवर आता है। थोड़ी सी जो बॉटल है वो भी मैंने रिंस करके जो है वो ऐड कर दी है, क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और सॉस डालने के बाद बस 2-3 मिनट ही हम इसको पकाएंगे, बहुत ज्यादा और पकाने की हमें इसे जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम बेक भी करेंगे। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत भी कच्चा रह जाता है तो वो लेयरिंग में अपने आप ही कुक हो जाता है। यहाँ पे मैंने ये पायरेक्स वाली डिश ली है। आप कोई भी केक टिन टाइप ले सकते हैं। मैं अवन में इसको बेक करने वाली हूँ। आपके पास अवन ना हो तो आप एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं, या फिर एयर फ्रायर वगैरह कुछ भी नहीं है आपके पास तो सिंपल आप कढ़ाई में नीचे एक जाली लगा के और बिल्कुल सेम हीट पे अच्छे से कवर करके भी आप इसको बेक कर सकते हैं, जैसे कि केक वगैरह भी कढ़ाई में बेक किया जाता है, एग्जैक्टली वही। तो मैंने नीचे एक लेयरिंग कर दी है जो भी हमने अभी बनाया था वेजिटेबल मिक्स, और ये होती है लजानिया शीट। काइंड ऑफ पास्ता ही होता है ये, बस ये शीट की फॉर्म में होता है और इजीली हर जगह अवेलेबल होता है ये। तो इसको आपको बॉईल वगैरह करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो सब्जी है उसमें काफी मॉइस्चर है और उस मॉइस्चर में और जब आप इसको बेक करते हैं उस हीट में ये आसानी से गल जाता है और इसमें थोड़ा सा टेक्सचर भी रहता है। बट अगर आप इसको पास्ता की तरह बॉईल करके फिर आप इसको लाइन करते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा गल जाता है जब तक ये बेक होके आता है, और फिर वो जो डिश है ना उसका वो लुक इतना अच्छा नहीं आता है। और ऐसा कोई नहीं है इसके अंदर कि ये गलेगी नहीं, ये बहुत आसानी से गल जाती है। या फिर आप चाहें तो इसको बॉईल ना करें, थोड़ा सा पानी में, गर्म पानी में इसको हल्का सा डुबो के थोड़ा सा इसको चाहे तो सॉफ्ट करके
और ऐड कर सकते हैं। तो जैसे आप चाहें, मैंने आपको हर तरीका जो है बता दिया है, बाकी जैसे मैं कर रही हूँ वो तो आप देख ही रहे हैं। तो बस यहाँ पे वेजिटेबल इसके अंदर लगाते जाना है और ऊपर जो है वो शीट रखते जाना है। जितनी भी आपकी डिश की कैपेसिटी है आप उतनी लेयरिंग जो है वो इसके अंदर कर दें। तो मैंने 4 इसके अंदर लेयर करी है लजानिया शीट की, और जो टॉप हमारी यहाँ पे लेयर होगी उसमें ये सब्जी जाएगी, वेजिटेबल मिक्स, और उसके ऊपर फिर हम चीज स्प्रेड करेंगे। अच्छा, मैं ये रेड वाला ही बना रही हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रीमी पसंद है तो आप बीच में भी थोड़ा सा ना चीज स्लाइस रख सकते हैं, या फिर जो व्हाइट सॉस पास्ता हम बनाते हैं ना, उसकी जो व्हाइट सॉस रेडी करते हैं, तो आप चाहे तो उसकी भी एक लेयर इसके अंदर लगा सकते हैं। बट वो बहुत ज्यादा क्रीमी क्रीमी हो जाता है और टॉप में भी इतना सारा चीज रहता ही है, तो हमें इस तरह का पसंद है। बट वही है कि आप अपने घर के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। रेसिपी को ऑप्शंस मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो 20 मिनट्स के लिए हम लजानिया को बेक करेंगे कुछ 160 डिग्री सेल्सियस पे। बस चीज जो है वो मेल्ट हो जाना चाहिए और बाद में थोड़ा सा ब्रॉयल करके जो चीज है हम उसको ब्राउन कर लेंगे, तो वो 2-3 मिनट में ही हो जाता है। तो ओवन में ये सारे ऑप्शन होते ही हैं। साथ ही गार्लिक ब्रेड सर्व करने वाले हैं, तो ये मैंने ट्रे में लगा दिया। जब लजानिया होने ही वाला था बस तभी गार्लिक ब्रेड जो है वो मैंने अंदर रख दी थी, क्योंकि उनको होने में 5-10 मिनट ही लगते हैं। और देखिए कितना अच्छा बेक हुआ है, साइड से ना बिल्कुल ऐसे ऊपर उठ के आ गया, क्योंकि जो शीट्स है ना वो प्रॉपरली बेक हो गई है, कुक हो गई है। साथ में ये सैलेड है मिक्स वेज वाली, इसमें क्यूकम्बर है, बीटरूट है और टमाटो है, रेडिश है, लेटस है। तो ये सैलेड हो गई है। और थोड़ी सी ब्रोकली जो है वो भी मैंने स्टीम करके और एयर फ्रायर में डाल दी थी, बट उसकी जो क्लिप है वो मैं रिकॉर्ड करना एक्चुअली भूल गई। थोड़ी सी आपको बोल में दिखाई दे रही होगी, जो ईवी को हमने मंच करने के लिए दी थी। तो साथ में वो ब्रोकली ना क्रिस्पी सी बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस अब इसको इस तरीके से जो है वो पीसीज में कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने प्लेट में कर दिया है इसको सर्व। और उस टाइम की खाने पीने की कोई भी क्लिप में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बिकॉज अंकल आंटी इज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल, बट इट वाज सच अ नाइस इवनिंग विद ऑल ऑफ देम। It's okay. It's my turn. Bingo, it's my turn. Okay. Oi! Juxtaposition of a person using new technology. और बच्चों की मस्ती आपने देखी है, ये शाम का ही सीन है। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.